नमस्कार, मैं हूं संजय बरागटा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा। और आज हम सवाल करेंगे बीजेपी और एनडीए के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से। संजय, सवालों की झड़ी आप लगाना शुरू करें। 3 लाख किलोमीटर नरेंद्र मोदी के जी। दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोदी जी 3 लाख किलोमीटर, 400 से ज़्यादा सभाएं, 1000 से ज़्यादा जगह पर आपकी 3D होलोग्राम प्रेजेंस, और वो भी 1 साल से कम समय में। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये 1 साल तो क्या, ये शायद सब 4-5 महीने का खेल है। देखिए भाई, मैं मजदूर आदमी हूँ, बचपन से मजदूरी की है। जो भी काम मिलता है मजदूर की तरह करता हूँ, दिल और दिमाग से भी करता हूँ। और पार्टी ने काम दिया तो मेरा मत रहता है कि मुझे कोई उसमें ढीला पड़ना हो, कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और परमात्मा ने जितने मुझे समय दिया है, शक्ति दी है, क्षमता दी है, उसका भरपूर उपयोग उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए करना चाहिए। ईश्वर की कृपा रही, कोई व्यवधान नहीं आया। अब तक एक भी कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है। एक दिन थोड़ा एविएशन वालों के प्रॉब्लम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया था 2 घंटे। अदरवाइज बाय एंड लार्ज मैं समय पे पहुंचा हूं। और वेस्टर्न मीडिया ने मेरे इलेक्शन कैंपेन की जो अलग अलग बातें लिखी, उसमें एक बात ये लिखी है कि बाय एंड लार्ज हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिक मीटिंग 2-2, 4-4 घंटे लेट चलती है, लेकिन कंपैरेटिवली कि मोदी की उतनी लेट नहीं चलती है। तो लिखा है सही समय सही जगह पहुंचना। आप थकते नहीं क्या? इतनी शक्ति आती कहां से? आप शक्ति तो शायद लोगों के आशीर्वाद से आती होगी। देश की पीड़ा के कारण भी दौड़ने का मन करता होगा। और हो सकता है कि कमिटमेंट नाम की चीज होती है जिंदगी में, जो आदमी को दौड़ाती है। योग व्यायाम वो मेरा रूटीन लाइफ है। वो आज से नहीं है कि बचपन में हम आरएसएस में जाते थे, वहीं से ट्रेनिंग हुई। बाद में जीवन भी उस दिशा में ले जाने का मेरा प्रयास था, तो मेरे जीवन का वो हिस्सा है। लेकिन इन दिनों काफ़ी डिस्टर्ब है। इन दिनों मैं कोई योगा के लिए उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन वैसे मैं कह सकता हूँ कि 365 दिन में 300 दिन तो योगा करता हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। पिछले जीवन में जो आपने जो कुछ भी किया, आपके साथ एक चीज़ नहीं हुई, वो था कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। लेकिन अभी 3 दिन पहले आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया और उसमें 2 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो ईसी से अपॉलॉजी ले, दूसरा अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। क्या करेंगे आप? मैं नहीं मानता वो स्टेज आया है। अभी तो उन्होंने सूचना की है, कानून का काम करेगा, हमारी जो लीगल टीम होगी उसको काम करेगी। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहा है, मैं इतने लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूँ, कभी भी मेरे जीवन में न कभी स्कूटर पार्किंग का केस हुआ है, न कभी रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने का केस हुआ है। अब पता नहीं ये कैसे हो गया है, वो वकील लोग अध्ययन करेंगे। वैसे गुजरात पुलिस कहती है कि आपने 150 मीटर के दायरे के बाहर आके ये बयान दिया। कई नेता ऐसे बयान देते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। मुझे मालूम नहीं है। गुजरात पुलिस तो अभी इंक्वायरी अभी भी दी है, वो कैसे करेंगे? वो तो इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट देंगे वो इलेक्शन कमीशन को देंगे। मीडिया को तो देने का कारण नहीं बनता है, और मुझे तो पता होने का भी कारण नहीं बनता है। आपको लगता नहीं है कि कई नेता पोलिंग स्टेशन के अंदर भी बयान देते हैं, इस तरह के बयान देते हैं मीडिया को? आपको खासकर निशाना बनाया गया? मैं इन चीज़ों में बहुत आलोचना और समय बर्बाद नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं पिछले 12-14 साल से ऐसे ही फालतू चीज़ों में झेलता रहा हूँ। तो 2-4-10 और भी हो जाए तो होती रहती है, क्या करेंगे। 438 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है। 7वें फेज के बाद 7 रेस कोर्स कितना दूर दिखाई देगा? इस चुनाव को मैं बहुत बारीकी से अध्ययन करता हूँ। कैंपेन तो करता हूँ, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ। चुनाव जब घोषित हुआ उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मैदान छोड़ना शुरू किया। जनता तो बाद में मैदान में आई। उनको लग गया था कि अब भागो।
दूसरा, पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में प्री पोल अलायंस 25 पार्टियों के साथ हुआ हो, तो पहली बार बीजेपी के साथ हुआ है। तो एक तरफ पॉजिटिव प्रवाह, दूसरी तरफ कांग्रेस से चुनाव न लड़ने वालों नेगेटिव प्रवाह। उसी से बिगिनिंग में, बहुत बिगिनिंग में संकेत मिल गया था कि चुनाव लड़ने की कांग्रेस का हौसला ही नहीं है। जीतने का तो सवाल नहीं, लड़ने का ही मूड नहीं है, ऐसा लगता था। खैर, बाद में उनके लिए अब सरकार बचाने का तो एजेंडा नहीं है, कम से कम 100 के आंकड़े तक पार करें, उस दिशा में वो अपना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन लग नहीं रहा है कि कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट को क्रॉस कर पाए, ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, सुराज्य, विकास, ये मुद्दे लोगों के गले उतर रहे हैं। लोगों को लगता है कि भाई बहुत हो चुका, अब कोई करने वाली बात तो बताएं कि भाई मैं ये करना चाहता हूं, ऐसे करना चाहता हूं। और जनता को उसमें भरोसा हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि पिछले 20-25 साल में शायद सबसे अच्छी, स्थिर, मजबूत सरकार देश की जनता देश को देगी। तो हम माने कि आज तक के दर्शक माने कि हम लोग भावी पीएम से बात कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है और देश की जनता ने मोहर लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस शब्दों में आप चाहते हैं, उन शब्दों में मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे भी 16 मई तक इंतजार करना चाहिए और 16 मई को दूसरी बार मौका दूंगा। विकास और सुशासन, जैसा कि आपने कहा, ये नारे थे, लोगों को प्रभावित किया, वो आगे आए। लेकिन अब फलीभूत करने का समय नज़दीक आ रहा है। आप प्लानिंग के आदमी हैं, पहले से हर चीज़ तय रखते हैं। कोई रोड मैप है विकास और सुशासन पूरे देश में, अब गुजरात में नहीं पूरे देश में करना होगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत क्लियर कट रोड मैप है। उसके साथ साथ हमारे पास हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। देखिए, हिंदुस्तान ने और मैं चाहूँगा कि कभी इन विषयों पर देश में डिबेट हो। भारत ने कांग्रेस सेट ऑफ गवर्नेंस देखा है, भारत ने रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सेट ऑफ गवर्नेंस और पॉलिटिकल एक्टिविटी देखा है, पारिवारिक पार्टियों का भी काम देश ने देखा है, लेफ्टिस्ट का भी देखा है और बीजेपी का भी देखा है। आज हिंदुस्तान में किसी न किसी राज्य में किसी न किसी का मॉडल काम कर रहा है। कहीं कम्युनिस्ट का काम कर रहा है, कहीं प्रादेशिक पक्षों का कर रहा है, कहीं कांग्रेस का कर रहा है, कहीं लेफ्टिस्ट का कर रहा है, कहीं बीजेपी का कर रहा है। 5 साल में अपन 12, 15, 20, 25 पैरामीटर निकाले हैं कि भाई इन 25 पैरामीटर में ये सरकार क्या करती है, ये सरकार क्या करती है, ये सरकार क्या करती है। तो देश को ध्यान में आएगा कि बीजेपी रूल स्टेट जहाँ भी है वहाँ पर बहुत ही फोकस एक्टिविटी डेवलपमेंट की रहती है। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी को इतना लंबा समय मध्य प्रदेश में राज करने का अवसर मिला, लेकिन वो बीमारू राज्य रहा। शिवराज सिंह चौहान ने इतने कम समय में बीमारू राज्य को बाहर निकाल दिया और ये बड़ी कड़ी मेहनत लगती है। छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, एक प्रकार से माओवाद से प्रभावित ट्राइबल बेल्ट, लेकिन आज छोटे राज्यों में द बेस्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये छत्तीसगढ़ में नजर आती है। यानी मॉडल अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है गुड गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का। दूसरा, अटल जी की सरकार का एनडीए का टाइम देखिए, 2002 तक पूरे देश में एक मूड था, चलो यार देश चल पड़ा, 21वीं सदी अब हमारी हो गई। ये मूड अटल जी की सरकार ने एनडीए के समय दिया था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारा विजन बहुत क्लियर होता है, हमारी नीतियां स्पष्ट हैं और हमारी नीयत साफ है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखोगे तो आप आराम से कह सकते हो हाँ ये सरकार ऐसी चलेगी, इतनी क्लैरिटी के साथ। और मैं बाय एंड लार्ज मीडिया का आभारी हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बहुत ही पॉजिटिव विश्लेषण किया है। रेयरली, वरना हम लोगों को तो
ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है। महंगाई एक आप लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा है मोदी जी। महंगाई को लेकर आप सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं, लोगों में निराशा भी है, लेकिन अभी जो नई सरकार बनेगी उसको सबसे पहले खराब मानसून झेलना पड़ेगा। क्या उसके लिए अभी से रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया आप लोगों ने? क्या मैं हैरान हूँ, आप इतनी निराशा में क्यों जी रहे हो भाई? ये बात सही है कि 10 साल इतने बुरे देखे हैं तो आशा की ओर जाने में शायद देर लगती होगी। गुजरात हमारा 10 साल में 7 साल अकाल वाला राज्य रहा है, लेकिन 2001 से 2014 तक अकाल का नामो निशान नहीं है। तो मेरा तो भगवान की मेरे पर इतनी कृपा रहती है, ईश्वर सदा सर्वदा मेरे साथ रहता है, और भारत के लोग जब अच्छा करते हैं तो ईश्वर की कृपा भारत के लोगों पर रहती है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं और सभी देशवासी करें कि मानसून अच्छा हो, बुरा क्यों सोचें। 3 मुद्दे हैं जिसके आपको फ़ायदा, कांग्रेस को नुकसान शरेआम दिख रहा है सामने सामने। एक मुद्दा भी अमिताभ ने जिक्र किया, दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार। कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि आप मुद्दे तो उठाते हैं, उसका समाधान नहीं दे रहे हैं। मैं देता हूं समाधान। अगर हमें भ्रष्टाचार से लड़ना है तो स्टेट पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए, नीतियों के आधार पर देश चलना चाहिए। सरकार अपनी पॉलिसी बनाए, जो बनानी बनाए, उसके प्लस माइनस पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन निर्णय उसी पॉलिसी के लाइट में होना चाहिए। आज देश का दुर्भाग्य है कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए स्कोप बहुत है, और उसके कारण करूं या न करूं उस ऑफिस का या उस मिनिस्ट्री के हाथ में रहता है। अगर ब्लैक एंड वाइट में नीति है तो लोग इंटरनेट पे पढ़ करके भी तय कर सकते हैं कि भाई यहाँ मुझे एंट्री मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, तो फिर आदमी करप्शन में नहीं जाता है। दूसरा, एक छोटा विषय बताऊं। अब देखिए, हर नौजवान को रोजगार चाहिए, बेचारा रोजगार के लिए तरसता है। वो लिखित एग्जाम में पास हो जाता है, रिटन टेस्ट में पास हो जाता है, फिर इंटरव्यू कॉल आता है। इंटरव्यू कॉल में उसको इस बात की चिंता नहीं होती है कि इंटरव्यू कॉल में पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। उसको चिंता ये रहती है, यार कोई सिफारिश ढूंढ लो, कोई दलाल ढूंढो ताकि इंटरव्यू में निकल जाऊं। क्या इस देश में सचमुच में ये इंटरव्यू के माध्यम से इन गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों का लाखों रुपया तबाह होता है कि नहीं होता है, करप्शन होता है कि नहीं होता है? हमने गुजरात में एक प्रयोग किया। मुझे 13,000 टीचरों की भर्ती करनी थी। मैंने सभी को कहा कि भाई ऑनलाइन ये मेरा फॉर्म है, आप उसमें भर दीजिए, सारा आपका एकेडमिक कैरियर, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैरियर का, और हर एक का मार्क दिया हमने कि ये है तो आप 10 में से 5 रखिए, ये है तो 10 में से 3 रखिए, और आप खुद अपना भर दीजिए। उन्होंने भर दिया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने कंप्यूटर को पूछ लिया कि बताओ भाई, ये जो एप्लीकेशन आई होगी 40 लाख, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, उसमें से 13,000 टॉप कौन हो सकते हैं? कंप्यूटर ने निकाल दिया। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, सीधा 13,000 लोगों को कॉल चला गया नौकरी का। अनेक विधवा माताओं को, बच्चों को घर नौकरी का ऑर्डर आ गया। कोई करप्शन नहीं हुआ। करप्शन रोका जा सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच करप्शन रोकने में दूसरा महत्व का लाभ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से करप्शन को बहुत रोका जा सकता है। जैसे मेरे यहाँ हमें मालूम है कि अभी भारत सरकार को आखिर में एनवायरनमेंट मिनिस्टर को बदलना पड़ा, और लोग कहते हैं कि जब तक जयंती टैक्स नहीं देते थे तब तक फाइल आगे बढ़ती नहीं थी, और मंत्री के जाने के बाद कहते हैं 200 से ज़्यादा फाइलें साइन की हुई कपबोर्ड में से मिली। ऐसा कहते हैं, मैं सच झूठ नहीं जानता, आप ही के माध्यम से सुना है। आप या नॉट पर्टिकुलर टू पर्सन मीडिया के। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री फाइल क्यों क्लियर नहीं करती? तो उनको हरी भरी दुनिया चाहिए, गांधी जी वाली तस्वीर चाहिए। हमने गुजरात में क्या किया, एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए कोई भी फाइल आती है सीधी ऑनलाइन जाती है। आप अपने घर में बैठ करके देख सकते हो आपकी फाइल कहाँ ट्रैवल कर रही है। कहीं रुकी है तो आपको पता रहता है यहाँ क्यों रुकी है। कोई भी आवाज उठा सकता है। ट्रांसपेरेंसी थ्रू टेक्नोलॉजी।
मेरे यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र 2 चेक पोस्ट हैं। जो गाड़ी गुजरात से महाराष्ट्र जाती है वही गाड़ी चेक पोस्ट पर गुजरात भी आता है, महाराष्ट्र का चेक पोस्ट आता है। जितना टैक्स हम लेते हैं उतना ही टैक्स महाराष्ट्र लेता है। लेकिन मेरे यहाँ 700 करोड़ रुपए की इनकम ज़्यादा है। क्यों? तो मेरे यहाँ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है। टेक्नोलॉजी से हर चीज़ का पता चलता है, सेंट्रली मॉनिटर हो सकता है, तो मेरे यहाँ करप्शन कम होता है। और इसलिए, और दूसरा, पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। यहीं पे कांग्रेस सवाल उठा रही है। पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। अगर विल पावर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, यहीं पे कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब आपके मंत्रिमंडल में 1-2 मंत्री हैं, बाबा भाई बुखारिया हो चाहे पुरुषोत्तम सोलंकी हो, जब उन लोगों को आप हटा नहीं पा रहे तो अब क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? मैं मीडिया के मित्रों को कहता हूं, अगर आपने कांग्रेस का पोर्टफोलियो लेकर के आपके चैनल चलाते हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन अगर आप सचमुच में दावा करते हो कि आप न्यूट्रल मीडिया है तो आपकी जिम्मा भी बनता है कि कांग्रेस ने कहा है उसमें सच्चाई कितनी है। जो देखो, तो जिस बाबू बोखरिया की बात करते हो, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। क्या आप कोर्ट को नहीं मानोगे क्या? और जिस पुरुषोत्तम सोलंकी की बात करते हो उन पर कोई केस नहीं है। अब क्या हर बार हमें सारी दुनिया में आपके घर घर जाकर चीखना पड़ेगा क्या? और आपको कांग्रेस की गन लेकर के घूमता रहना यही आपका काम है क्या? और इसलिए बोला, उन्होंने बोला, ठीक है, वो अपना काम, बेचारे को क्या करेंगे, उनको तो कोई रास्ता है नहीं। लेकिन कम से कम आप तो उनके सवालों लेकर के मत घूमो। आप अभी भी इस इंटरव्यू के बाद स्पेशल इस विषय पे 1 घंटा कार्यक्रम करो ना, खोजो क्या हुआ, किसने किया, कब किया, देखो। और जो ये लोग पूछते हैं उनके कितने मंत्री जेल में है जी, कितने केस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा कि काले धन की जो सूची मिली है विदेशी बैंक के अकाउंट, 3 साल से सूची सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे रहे थे, और अभी परसों जाके 18 लोगों के नाम दिए उन्होंने। 3 हफ्ते में कहा है बनाने को, आप 3 हफ्ते बाद नई सरकार बन जाएगी। नहीं, पहली बात है नहीं, कमेटी बनाने की अमिताभ एक अच्छा सवाल उठा रहे हैं। 3 साल उन्होंने 3 साल रोक के रखा कि नहीं। मुद्दा ये है, आप सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं करते, यानी करप्शन को आप टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हो, आपका कैरेक्टर का हिस्सा बना दिया है, और इसी के कारण देश की दुर्दशा है। आप इसी से अमिताभ जो सवाल उठा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा है कि काले धन को लेकर के सरकार 3 हफ्ते में एक कमेटी बनाए, नोटिफिकेशन जारी करे, और तब तक नई सरकार बनी है, लग रही है आपकी सरकार बनी है। क्या कहेंगे, काला धन वापस आएगा? रामदेव आपके बहुत समर्थक है, उन्होंने कहा था। मुद्दा रामदेव और नो रामदेव का है नहीं। लालकृष्ण आडवाणी जी ने काले धन के खिलाफ पूरे देश में एक बड़ी यात्रा की, इस उम्र में इतना परिश्रम किया। भारतीय जनता पार्टी डे 1 से काले धन के खिलाफ आवाज उठा रही है। हमने हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में कहा है, और हम इस विषय में कमिटेड हैं। कहने का तात्पर्य यह है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी 3 साल तक जिन्होंने एक्शन नहीं लिया है उनको हम पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। 3 हफ्ते बाद कमीशन बन जाएगा। मैं कहता हूं ना भाई, कानून का काम करता है, सरकार का काम करती है। अब आप वापस लौटते हैं काले धन से फिर से भ्रष्टाचार पर। आपके प्रचार से लगता है कि देश का सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचारी है वो रॉबर्ट वाड्रा है। मैंने ऐसा कभी कहा नहीं, मेरे मुंह में ऐसे शब्द डालने की ज़रूरत नहीं है। भ्रष्टाचार छोटा और बड़ा मेरा विषय नहीं है। भ्रष्टाचार पाप है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। भ्रष्टाचार के साथ न मैं किसी व्यक्ति को जोड़ता हूँ, भ्रष्टाचार के साथ न मैं उसके क्वांटम को जोड़ता हूँ। मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार देश को अंदर से खोखला कर रहा है। सैद्धांतिक रूप से हमें चर्चा करनी चाहिए, क्या भ्रष्टाचार देश में चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए। मेरा विरोध इस बात का है। वाड्रा के खिलाफ कई बार उमा भारती ने कहा अगर सरकार बनी तो जेल भेजेंगे। आपकी पार्टी भी कह रही है कि हम लोग जांच करेंगे। सरकार बनती है तो क्या आप लोग? नरेंद्र मोदी ने बार बार ये कहा है, अपने औरों की बात छोड़ दो, नरेंद्र मोदी की चर्चा करो। क्या नरेंद्र मोदी पर कोई गैर कानूनी कार्यवाही करने के आरोप लगे हैं? उसको चालू रखना चाहिए कि बंद करना चाहिए? बंद करना चाहिए। मेरा कहना है चालू रहना चाहिए। सारी जांच होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी को भी वो सारी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी का बोलता हूं, नरेंद्र मोदी लॉ से ऊपर नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री बन जाए तो भी नहीं हो सकता है। अब तो वो नए कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं कि 16 तारीख के पहले एक कमीशन बन जाएगा
स्नूपगेट मामले पे कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, शिंदे बोल रहे हैं, आपको फांसने की लगातार। चलिए अच्छा लगा, कम से कम आपको तो ध्यान में है कि फांसने के लिए कर रहे हैं। अब कमीशन बनाने की बात करने लगे हैं सर, चुनाव के ठीक ये क्या है इनको, अब जानते हो उनकी मुश्किलें बेचारों की। वाड्रा के जवाब मरता क्या न करता। वाड्रा के जवाब में मोदी जी कांग्रेस अडानी का नाम उछालती है। 8.32 रुपये पर स्क्वायर मीटर ज़मीन दे दी अडानी को, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों नहीं दी गई इतनी कम कीमत? पहली बात है, आप एक काम करोगे, क्रांतिकारी काम, आज तक क्रांतिकारी चैनल है, करोगे, पूरा डिटेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी है, पूरा का पूरा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आज तक चैनल पे दिखाओ। जरूर दिखाएंगे, बराबर, अपनी तो इन्वेस्टिगेशन आपको इन सारे जवाब मिल जाएंगे। दूसरा, गुजरात सरकार ने जमीनों के संबंध में जो निर्णय किए हैं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जमीनों के संबंध में जिस भी पॉलिसी को अपनाया है, देश के सभी राज्यों ने अपनाना चाहिए। ये अनाप शनाप आरोप लगाते हैं बिना समझे सोचे या राजनीतिक कारणों से। अभी अभी एक हफ्ते पहले नैनो को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट का 100% पॉजिटिव जजमेंट गुजरात सरकार के पक्ष में आया है, लेकिन न्यूज़ ट्रेडर के लिए वो न्यूज़ नहीं है, इसलिए उसको कोई दिखाता नहीं है, बताता नहीं है। सर, विकास सुशासन से बढ़कर अब खुल्लम खुला व्यक्तिगत हमलों का दौर शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 हफ्ते में जब से प्रियंका गांधी मैदान में कूदी हैं, लगातार आप पर पर्सनल अटैक ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस आपको मुद्दों से भटका रही है, जो जिस मुद्दों से? मैं मानता हूँ आप लोग बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हो। पिछले 12 साल से लगातार मुझ पर व्यक्तिगत हैं, लगातार हुए हैं। अब ये उस चरण में पहुंचे हैं कि अब उनको जरा गालियां देने के लिए और शक्तियां जोड़नी पड़ रही है और ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि डिक्शनरी में करीब करीब सब गालियां खाली हो गई है। गाली देने वालों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, तो अब उनकी मुसीबत है, तो उनको रास्ते तो खोजने पड़ेंगे भाई। उनको इतना तो करने का हक बनता है कि नहीं बनता है? माँ बेटे पर तो आप खूब बरस रहे हैं, लेकिन प्रियंका पर आप सॉफ्ट हो जाते हैं। राजनीति में जो है, जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे साथ स्पर्धा में है, कोई परिवार वालों को थोड़ा ये शोभा नहीं देता जी। मेरे परिवार को गालियां दे रहे हैं, वो उनकी मर्जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष राजनीति में है, हमें जरूर बात करनी चाहिए। मोदी जी, ऐसा तो नहीं था कि जब आप लोग लगातार मुद्दों की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, सुशासन की बात कर रहे थे, इन हमलों के बाद आपको लगता नहीं कि थोड़ा डिरेल हुआ है बीजेपी का कैंपेन? मैं न मेरा डिरेल हुआ है, मैं अभी भाषण करके आज के ही मेरे भाषण निकाल दो, आपका कैमरा वाला होगा। गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, किसान, नौजवान, यही मेरे विषय हैं। मैं यही बोलता हूँ, और देश की जनता को मन करे वोट दे, न करे तो 60 साल बिगड़े हैं, 5 साल और सही, लेकिन देश को ये फालतू राजनीति से बचाना होगा, देश को बचाना होगा। आज मैंने कहा है कि इन्होंने करप्शन करते करते हिंदुस्तान की पहचान स्कैम इंडिया की बनाई है। मैं मेहनत करके हिंदुस्तान की पहचान स्किल्ड इंडिया की बनाऊंगा, और स्किल्ड इंडिया की पहचान बनेगी तो चाइना से मेरा देश पीछे नहीं रहेगा। वापस प्रियंका पे आपको लाऊंगा। प्रियंका कहती है कि आप बच्चों जैसे बात करते हैं, जो एक पीएम पद के उम्मीदवार को शोभा नहीं देता, फिर भी आप चुप रहेंगे? अभी भी चुप हूं। एक कंट्रोवर्सी उभरी, एक इंटरव्यू नेशनल ब्रॉडकास्टर पे आपका गया, कुछ पोर्शन एडिट हुआ, उसमें कुछ कहा था, छपा कुछ, आपको अपनी तरफ से वो जारी देना पड़ा। क्या आपके पास उस इंटरव्यू का विजुअल अवेलेबल है कि नहीं है? बिल्कुल। मुझे पूछने की क्या जरूरत है? दूध का दूध, पानी का पानी। अगर आप न्यूट्रल मीडिया है तो बिल्कुल, सुबह से न्यूज़ ट्रेडर है, आप न्यूज़ ट्रेडर है तो विवाद आगे बढ़ाइए। आप मीडिया है, न्यूट्रल मीडिया है, और आप तो विशेष करके क्रांतिकारी मीडिया है, तो आपका इतना ही काम है, जो एग्जैक्टली मोदी का इंटरव्यू है उसको दिखा दीजिए। दिखा दिया, बस लोगों को तय करने दीजिए, मेरे जवाब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहेंगे कि आपकी पार्टी भी व्यक्तिगत हमलों से बच के मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित रखे, क्योंकि अब सिर्फ 2 चरण के मतदान बाकी हैं? मेरी पार्टी का भरपूर प्रयास वही है। आप देखिए, मैं आधे घंटे से आपसे समय खपा रहा हूँ, आप मुद्दों पर आने को तैयार नहीं हो, आप विवादों में जाने को तैयार क्यों? क्योंकि आपकी टीआरपी इसमें है, और मैं कहीं फंसा
तो आप कहेंगे कि मोदी को मुद्दों में इंटरेस्ट नहीं है, मोदी को इसमें इंटरेस्ट है। तो आपकी रोजी रोटी के लिए मुझे क्यों मरवा रहे हो भाई? बनारस में कितना वक्त प्रचार के लिए देंगे आप? जितना जरूरत होती है उतना देता हूँ। लगता है कंपटीशन है वहाँ पर? देखिए भाई, राजनीति में कंपटीशन होनी चाहिए, नहीं होगी तो मुझे मजा नहीं आएगा। यानी मानते हैं वहाँ पे कंपटीशन है? हो तो अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर होती है तो। मोदी, पाकिस्तान बार बार आप लोगों के प्रचार हम में कभी भी मक्खन पे लकीर करने के स्वभाव के नहीं है। हम हमेशा पत्थर पर लकीर करने की ताकत रखते हैं। यूपी में हो रहे पोलराइजेशन को आप किस तरह से देखते हैं? वहाँ पर बिल्कुल पोलराइजेशन और कुछ स्पीचेस हुई, एक तरफ अमित शाह आपके जो सारथी वहाँ पर है, दूसरी तरफ आजम खान, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने कम्युनल लाइन पे पोलराइज करने की कोशिश की। अमित शाह पर जो भी आरोप लगे थे, इलेक्शन कमीशन ने मान लिया कि आरोप गलत थे और इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। लोकतंत्र का एक बैरोमीटर होता है कि माइनॉरिटीज कैसे रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, क्या एक लोकतंत्र का, एक सफल लोकतंत्र का एक मापदंड होता है कि वहाँ की अल्पसंख्यक कैसे रह रहे हैं? ये डेफिनेशन कहाँ से लाया? नहीं, वो इसलिए कि माइनॉरिटी में एक मोदी नाम का डर या तो है या क्रिएट किया जा रहा है। पहले उनके लिए कोई नीति होगी? पहले इस क्रांतिकारी चैनल का ज्ञानवर्धन मैं करना चाहता हूँ। लोकतंत्र में एक व्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए, एक व्यक्ति का भी। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है दूर सुदूर कोने में पड़ा हुआ इंसान, उसकी आवाज़ भी सुनाई दे, उसका नाम लोकतंत्र होता है। और इसलिए लोकतंत्र की व्याख्या को ऐसा आप भ्रमित मत कीजिए। एक छोटे से छोटा पुर्जा भी उसकी आवाज़ के लिए लोकतंत्र है, और वही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है भाई। ये सवाल इसलिए उठा मोदी जी की आप ही की पार्टी के नेता गिरिराज, जिन्होंने कहा कि जो आपके साथ है मोदी जी के साथ वो ना रहे, बाकी पाकिस्तान चले वो जाए। कॉर्ड मैटर है, वो कॉर्ड मैटर है। और दूसरी तरफ लालू कहते हैं कि आप ही पाकिस्तान चले जाए। इलेक्शन हिंदुस्तान में पाकिस्तान कहाँ से आ गया? वो जिन्होंने कहा उनसे पूछो ना, लालू जी को पूछो ना भाई, आप कमाल आदमी हो यार। नहीं, गिरिराज सिंह, आप शुरुआत मैं मेरे एजेंडा पे बात करना चाहता हूँ। मैं चुनाव के मैदान में वो क्या कहते हैं इसका जवाब दूं तो फिर आप कहेंगे मोदी जी आप भी उस एजेंडा पे बात करते हो। मैं मेरे एजेंडा पे बात करना चाहूँ, आपको टीआरपी के काम नहीं आता है, तो आप मेरा समय क्यों बर्बाद करते हो? चलिए पाकिस्तान पे आते हैं। वहाँ के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान की जान बसती है। इंटीरियर मिनिस्टर, इस रीजन में आपके आने से स्थिरता हो जाएगी। दाऊद के बारे में बयान देने से न जाने कितने लाल पीले वो हो रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर के आपकी नीति क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की अटल जी के समय से नीति बड़ी स्पष्ट है, और हम इस बात के हैं कि भारत जैसा इतना बड़ा देश न हमें कभी आंख डरा करके जीना चाहिए, न ही किसी को आंख दिखाने के लिए अलाउ करना चाहिए। न ही इतने बड़े देश ने वैश्विक संबंधों में आंख झुका करके जीना चाहिए, और न ही किसी को आंख झुकाने के लिए मजबूर करना चाहिए। संबंध ऐसे होने चाहिए जो हम आंख मिला करके बात कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध रेसिप्रोसिटी के आधार पर होते हैं। भारत का हित सर्वोपरि होता है। अगले सवाल से पहले अमिताभ, अगले सवाल से पहले इससे जुड़ी हुई बातें दो। इस तरह की चर्चा उठी थी कि इंटरलोक्यूटर आपने भेजना शुरू कर दिए हैं। हुर्रियत के एक गरम दल के साथ 2 इंटरलोक्यूटर की बात आई। पाकिस्तान में एक संघ के एक बहुत करीबी है, उन्होंने वहाँ पर बातचीत की, उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया कि पॉजिटिव कुछ वहाँ पर आ रहा है और आपको एक रिपोर्ट देने वाले हैं। क्या ये सही है? मैं हैरान हूँ जी। मुझे बताइए, ये क्या, किसका नाम बोला आपने कश्मीर में? सैयद अली शाह गिलानी। हाँ, ये क्लियर हो गया कि नहीं? हर प्रकार से जाने वाले ने कह दिया, मिलने वाले ने कह दिया, मैं कहीं नहीं हूँ। हो गया कि नहीं हो गया? तो आप कब तक झूठ को चलाओगे आगे, मुझे बताओ। नहीं, आपसे सुनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आपके इंटरलोक्यूटर की तरह मिलने की बात कही। कंसर्न दोनों ने कह दिया कि भाई वो मेरे से नहीं गए हैं, न मुझे मिलके गए हैं, न मेरे से बात हुई। दोनों ने क्लियर कर दिया। फिर मुझे अंदर घसीटने में कौन सी टीआरपी का लॉजिक है? नहीं, टीआरपी का लॉजिक नहीं, देश नीति का लॉजिक। देखिए, आप मोदी से बात करो, समझ के चलो। मुझे समझाइए, ये क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है?
मुझे बताइए, जो गया इसने कह दिया कि भाई मैंने कहा नहीं है, न मैं इस नाम से गया हूँ। जिसको मिले वो बाद में चुप हो गए। विषय वहाँ पूरा होता है कि नहीं होता है, फिर मेरे तक एक्सटेंड क्यों करते जा रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ योर टीआरपी? नहीं, टीआरपी सवाल नहीं है। देश की विदेश नीति जिस तरह से मोदी जी अमेरिका बोल से रहे भी आपके संबंध मोदी जी काफी खटास भरे रहे, लेकिन नैन्सी पॉल आपसे मिली थी आकर। अब वीजा आपने अब तक मांगा नहीं, क्या आप न्योते पे ही जाएंगे अमेरिका? पहली बात है, अमेरिका का जो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुतेक इन्वेस्टमेंट गुजरात में है। दूसरा, मेरा जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है उसमें सर्वाधिक डेलीगेशन अमेरिकन बिजनेसमैन आते हैं। मेरे गुजरात के सर्वाधिक लोग अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी में, अमेरिका के हेल्थ सेक्टर में, अमेरिका के प्रोफेशनल एक्टिविटी में हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा रोल है, गुजरातियों का भी बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए ये खटास भरे संबंध वगैरह कहाँ से शब्द आप लाते हो मुझे मालूम नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे राज्य में आकर के अमेरिका के लोग काम कर रहे हैं, मेरे राज्य में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे देश की भलाई के लिए जो भी करना चाहिए मैं करता रहता हूँ। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आई है, तो आप इन्वेस्टमेंट देश में, आपने कहा कि देश में पिछले 10 साल में पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, इन्वेस्टमेंट आई नहीं, एफडीआई हुआ नहीं, क्या रोड मैप तैयार है? बिल्कुल, गुजरात का मेरा एक्सपीरियंस कहता है मुझे उसको स्केल बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। 100 दिनों का एजेंडा क्या होगा आपका? देखिए, सरकार लोग 5 साल के लिए चुनते हैं, 100 दिन सिर्फ मीडिया के लिए होता है, देश के लिए 5 साल होता है। क्रिकेट या टर्म में कहें कि धोनी के पास एक स्थिति आई थी कि टीम इंडिया को कैसे जीत दिलाई जाए, तो लक्ष्मण, द्रविड़ सबको रिटायर कर दिया। आपके पास भी अब एक स्थिति आने वाली है। नारा पहले हुआ करता था कि अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर देश के 3 धरोहर। अटल जी अभी बैक सीट में हैं, आडवाणी और मुरली मनोहर क्या सरकार में रहेंगे? धरोहर वही है, धरोहर वही है, उसी धरोहर पर शानदार जानदार इमारत बनेगी। क्या सरकार में शामिल होंगे दोनों, या पार्टी में उनकी कोई भूमिका होगी? ये सवाल आपके बहुत अच्छे हैं और आप काफ़ी दीर्घदृष्टा लोग हैं, लेकिन 16 के बाद के हैं। गुजरात में आपने हैट्रिक बनाई मोदी जी, उसके बाद आप मणिनगर गए थे, जनता ने कहा आप दिल्ली जाओ, आपने कहा कि 24 घंटे के लिए जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊँगा। दिल्ली आने का मन कब बनाया आपने? ऐसा है, मैं कहीं जाने आने के मन बनाता नहीं हूँ, कभी बनाता नहीं हूँ। मेरी पार्टी जो काम देती है मैं करता रहता हूँ। दिल्ली की कोई ड्रीम टीम है आपकी? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सुगठित पार्टी है। लोकसभा, राज्यसभा में हम लोगों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अटल जी की सरकार के समय हमारे बहुत वरिष्ठ लोगों ने बहुत अच्छा रोल किया है। राज्यों में भी काफ़ी अनुभवी, क्षमतावान हमारे पास नेतृत्व है, गुड डिलीवर करने वाली क्षमता वाले लोग हैं, और यही टीम है जो ड्रीम भी करती है, डिलीवर भी करती है। आपने रैपिड फायर के लिए इनकार किया है, फॉर्मेट वो नहीं है, लेकिन कुछ सवाल है जो आपसे पूछे, आप जैसे भी जवाब देना चाहें। चर्चा है कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन, जिनको मेट्रो की देन के लिए कहा जाता है, चर्चा है कि वो नए रेल मंत्री हो सकते हैं देश के। मैं कहता हूँ 16 के बाद जो भी सवाल आप पूछना चाहें, इतना जल्दी क्या है, अभी 16 पर फोकस कीजिए ना। 16 से पहले का एक मुद्दा, डीजल और सिलेंडर। एक ऐसा हुआ कि एलपीजी के सिलेंडर गिनती करके दिए जाने लगे हैं, उसमें बीजेपी ने बहुत हंगामे भी मचाया था। तो क्या माना जाए जब आपकी सरकार आएगी डीजल भी कंट्रोल नहीं होगा, सिलेंडर ज़्यादा दिए जा सकते हैं? मैं अभी भी कहता हूँ कि ये नई सरकार बनने के बाद के जो विषय हैं, हमारी नीतियाँ क्या रहेगी वो अपने मैनिफेस्टो में कहा है, मेरे चुनाव सभाओं में क्या कह रहा हूँ। अब आप ये कहेंगे कि ये रोड 10 किलोमीटर बनेगा कि 20 किलोमीटर, अभी जवाब दो। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई उस प्रकार का विषय आज कोई चर्चा कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी, आप जानते हैं, हम आपको पिछले 20 साल से, जब आप दिल्ली आए थे वहाँ से आप मुख्यमंत्री कैसे बने, उसके बाद 3 यहाँ पे आपने पारियाँ खेली। आप बिल्कुल अकेले रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं।
लेकिन जब खुशी का मौका कुछ आता है या गम आता है तो उसको आप कैसे शेयर करते हैं, किससे शेयर करते हैं, कैसे बांटते हैं? अरे भाई मैं अपने काम में डूबा रहता हूँ वही खुशी वही गम, और क्या है। प्रचारक का कोई दोस्त नहीं होता है? प्रचारक का कोई दोस्त नहीं होता? नहीं ये क्या आप लोग एनालिसिस कर रहे हो जी। हम हजारों लोगों के बीच में 24 घंटे होते हैं जी, 24 घंटे हजारों लोगों के बीच में होते हैं जी। सब बीच बीच में थोड़ी अड़चनें आ जा रही थी जब आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, पहले आप कैंपिंग कमेटी के चेयरमैन घोषित हुए, आडवाणी जी 2-3 बार नाराज हो गए, जो आपके मेंटर माने जाते हैं यहाँ पर। आप लोग कई लोगों को उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अब माना जाए सब कुछ ठीक है मामला? वही आपका प्रॉब्लम जो है वो है, मैं क्या करूँगा। आप देख रहे हो सब बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी, आपने बहुत धन्यवाद समय भैया। दिया। तो क्रांतिकारी नरेंद्र चैनल मोदी एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार खुली बात कर रहे थे, लेकिन सरकार का एजेंडा क्या होगा उस पर उन्होंने अभी तक कोई भी साफ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में सरकार का एजेंडा कंप्लीट है भाई, ये आपकी कमेंट सही नहीं है। सरकार का एजेंडा लिखित में ब्लैक एंड व्हाइट में है। एजेंडा इज वेरी क्लियर एंड वी आर नॉट कंफ्यूज एट ऑल। अच्छा, अगर मैनिफेस्टो आप गलत है ना। चलिए, ये शब्द मैं वापस लेता हूं, लेकिन एजेंडे की बात करें, जो राम मंदिर 377 की जो बातें थी वो 14वें पन्ने पे चली गई, आखिर में चली गई है, ऐसा क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी लोगों को।